चल तो ये जो 4 टॉपिक लिखा हुआ है ना, ये 4 टॉपिक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा फास्टली हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों पड़ता है, क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं? स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे प्रीवियस क्लास में, है ना, किसी चीज को इजीली हम लोग पढ़ सके, है ना, या इजीली उसके बारे में जानकारी ले सके। ठीक है, तो इसी के लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। अभी हमारा बात फर्स्ट क्लासिफिकेशन, मतलब एलिमेंट्स जो थे हमारे पास टोटल स्टडी करने के, वो कितने एलिमेंट थे? 118। और इसको स्टडी करना था, तो स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी था, क्योंकि इतना सारे एलिमेंट्स के बारे में जो प्रॉपर्टीज होता है इनका सब अलग अलग होता है, और इसको याद रख पाना बहुत मुश्किल था। तो पहला क्लासिफिकेशन जो हुआ था वो किस बेसिस पे हुआ था? एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या आ गया? इस क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम ये आ गया था कि ओनली टू, सिर्फ 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि मेटल्स का ग्रुप जो था ना वो बहुत बड़ा था। ठीक है, मेटल्स का जो ग्रुप था वो क्या था? बहुत ही लार्ज था एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। और थर्ड प्रॉब्लम ये था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका प्रॉपर्टी मेटल से भी मिलता था और नॉन मेटल से भी मिलता था। तो भाई उसको किस ग्रुप में रखा जाए, ये प्रॉब्लम था। तो ये हम लोग देख लिए थे। अब उसके बाद डॉबरेलर ट्रायड्स हम लोग देखे थे। डॉबरेलर 1817 में, है ना, इन्होंने जो अरेंजमेंट किया, चाहे डॉबरेलर की बात करें, चाहे न्यूलैंड्स की बात करें, या मेनलिफ्स की बात करें, तीनों का अरेंजमेंट का जो बेसिक पॉइंट था वो ये था कि तीनों ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, और डॉबरेलर का कहना ये था कि अगर इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में, एटॉमिक मास के ऑर्डर में अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो मिडिल वाले का जो मास होगा ना वो नियरली एवरेज होगा फर्स्ट और प्लस लास्ट के, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 ये मिडिल का मास होगा। और नियरली मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नियरली इक्वल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो मिडिल वाला जो होगा एवरेज होगा फर्स्ट एंड लास्ट के। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट जो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि ये जो प्रॉब्लम था इनके साथ प्रॉब्लम ये था कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कितना ट्रायड्स बनाया था? ओनली 3 ट्रायड्स। ये सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक था, उससे ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन मिला नहीं। ठीक है, लीलैंड की बात करें तो लीलैंड ने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया था एलिमेंट्स को। और इनका कहना यह था कि एवरी 8th एलिमेंट, जो 8th एलिमेंट होगा ना, ठीक है, 8th एलिमेंट रिपीट्स इस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या करेगा? रिपीट करेगा। ठीक है, 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा? रिपीट होगा। इनका मेन बेसिक पॉइंट ये था कि इन्होंने जो अरेंजमेंट किया था वो म्यूजिक नोट्स पे किया था। इन्होंने जो अरेंजमेंट किया था इन्होंने म्यूजिक नोट्स जो होते हैं ना उसके बेसिस पे इनका अरेंजमेंट था। लेकिन इनका ये अरेंजमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पे था। ठीक, उनके ड्रॉबैक की बात करें तो इनका ड्रॉबैक क्या क्या था? तो पहला ड्रॉबैक तो यही था कि इनका जो भी लॉ था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, है ना, ऑक्टेव्स इसीलिए 8th एलिमेंट है। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का जो ड्रॉबैक था, पहला ड्रॉबैक ये था कि अप टू कैल्शियम, बस अप टू कैल्शियम ही इनका लॉ बहुत अच्छे से वैलिड था, इसके बाद काम नहीं करता था। सेकेंड ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने एज्यूम कर लिया था कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया में 56 एलिमेंट्स हैं और फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद इनका एक और ड्रॉबैक था, वो रिलेटेड था कोबाल्ट और निकल से। ठीक है, तो कोबाल्ट और निकल से रिलेटेड पहला ड्रॉबैक ये था कि दोनों को इन्होंने सेम स्लॉट पे रखा। ठीक है, और सेकंड ये था
कि ये दोनों का प्रॉपर्टी आयरन से मिलता था, बट इन दोनों को आयरन में नहीं रखा था, आयरन के साथ नहीं रखा था, ठीक है, नॉट इन दिस ग्रुप, ठीक है। वही अगर हम बात करें कोबाल्ट और निकल की बात करते हैं, तो कोबाल्ट और निकल से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम था कि कोबाल्ट और निकल को रखा गया था किसके साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, जिसके साथ इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। एंड द लास्ट और या सेकंड लास्ट ड्रॉबैक जो इनका था, इनका ड्रॉबैक, इनके टेबल का ड्रॉबैक ये भी था कि इन फ्यूचर अगर इनर्ट गैस अगर डेवलप होता है ना, जो कि डेवलप हुआ, इनर्ट गैस के बारे में लोगों को पता चला, तो इनर्ट गैस के लिए कोई स्पेस नहीं था इनके टेबल में, ठीक है, इनके टेबल में इनर्ट गैस के लिए कोई स्पेस नहीं था। इसी तरह से इनका ड्रॉबैक्स का पॉइंट था। और फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं मेंडलीव पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेंडलीव का लॉ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग इनका ये कहना था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियोडिक एटॉमिक, हाँ, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। तो जिसके सराउंडिंग से आवाज आएगा वो म्यूट कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक। चलो देखो, तो ये मेंडलीव्स का लॉ था, और इस लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा कि अगर एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक ऐसे अरेंज हो जाएंगे कि एक दूसरे से प्रॉपर्टी उनका मिलेगी, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट इनके टेबल के बारे में बात करते हैं, इनके टेबल को देखते हैं। ये रहा इनका टेबल। अब इनके टेबल में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इन्होंने हॉरिजेंटल रोज को इन्होंने क्या नाम दिया था, हॉरिजेंटल रोज को इन्होंने नाम दिया था पीरियड, ठीक है। वही बात करें वर्टिकल कॉलम्स की, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। तो वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा था ग्रुप। और इनका जो भी स्टडी था इन्होंने एक्चुअल में एनालाइज किया था। ये टेबल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था, एनालाइज किया था कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों एनालाइज किया था, सबसे पहला पॉइंट कि दोनों बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव, और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं, या मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं, है ना। तो दो पॉइंट था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ ये कंबाइन करते हैं। और ये जो टेबल मेंडलीव का है, इसका जो बेसिक पॉइंट था, इसका जो बेसिस बना है ना, इसका जो बेसिक पॉइंट है ये यही पॉइंट है कि इसमें फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स के साथ जो फॉर्मूला बना रहा है कोई एलिमेंट, एंड हाइड्राइड्स, है ना, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड क्या हो गया, एंड हाइड्राइड्स, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट था, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का जो फॉर्मूला था ना, यही बेसिक पॉइंट था, और इसी बेसिस पे इस टेबल को बनाया गया, ठीक है। टेबल बनने के बाद कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट हुआ। तो ये इनके बारे में इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब इनका देखना है अचीवमेंट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनके अचीवमेंट के बारे में। तो अचीवमेंट के बारे में पहले हम कुछ पॉइंट यहीं पे एक्सप्लेन कर देते, अगर किसी को डाउट हो तो थोड़ा सा आप लोग बोलिएगा, आवाज क्लियर है सबको, एक बार और करते हैं। चलो, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में। तो ग्रुप्स दिख रहा है सबको, ग्रुप्स कितने हैं, लास्ट ग्रुप कौन सा है, 8। और नंबर ऑफ पीरियड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 है ना। और पीरियड्स कितने हैं, पीरियड्स है 6। अब इस ग्रुप में देखना 8 ग्रुप तो है, लेकिन 8 ग्रुप में भी ए और बी सब ग्रुप है। ए और बी कैसे ग्रुप है, सब ग्रुप।
एक ग्रुप में आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन, लिथियम, ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। और बी ग्रुप में आपको दिख रहा होगा कॉपर, एजी किसका होता है सिल्वर, एयू किसका होता है गोल्ड, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, तो ये सब ग्रुप है। अब ये जो तीन एलिमेंट है इसको अलग से रखा गया है, उसी बॉक्स में रखा गया है, लेकिन अलग से रखा हुआ है। इसका कुछ रीजन है जो अभी नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, बस शॉर्ट में आपको बताते हैं। ग्रुप ए में जितने भी एलिमेंट है ना, ठीक है, ग्रुप ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, और ग्रुप बी में जितने भी एलिमेंट है ना उनको हम लोग ट्रांजिटिव एलिमेंट बोलते हैं, जिसके बारे में हायर क्लास में स्टडी करते हैं। तो फिलहाल हम सब ग्रुप में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, फिलहाल हम सब ग्रुप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल इनका अरेंजमेंट था। अरेंजमेंट के लिए हम पहले बता चुके हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉर्मूला यूज किया, दो फॉर्मूला। एक तो कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कैसे फॉर्मूला बना रहा है और हाइड्रोजन के साथ कैसे बना रहा है। तो यहाँ जो आर लिखा हुआ है, ये आर जो लिखा हुआ है, ये आर बता सकते हो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी बता सकता है ये जो आर लिखा हुआ है आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप वन में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट, ठीक है। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उसको आर रिप्रेजेंट कर रहा है, आर वेरिएबल, ठीक है, इस ग्रुप के लिए। यानी इस ग्रुप के किसी भी मेंबर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो फॉर्मूला लिखना बहुत आसान है। जैसे R2O फॉर्मूला है, तो हाइड्रोजन के साथ फॉर्मूला हो जाएगा H2O, लिथियम के साथ फॉर्मूला हो जाएगा Li2O, सोडियम के साथ फॉर्मूला हो जाएगा Na2O, पोटेशियम के साथ फॉर्मूला हो जाएगा K2। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको। अब देखो यही इसी टेबल में हम कुछ पॉइंट अभी डिस्कस कर रहे हैं, आगे भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनके बारे में कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात होता है, तो अचीवमेंट तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहते हैं कुछ। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम आपको दिख रहा है, टेबल में दिख रहा है एल्युमिनियम सबको, ठीक है, और एक बोरॉन भी दिख रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या कि एल्युमिनियम के जस्ट नीचे क्या है, एल्युमिनियम के जस्ट नीचे क्या है, दिख रहा है गैलियम, जी ये मतलब ये क्या है गैलियम, और ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो गैलियम है ना, यहाँ पे तो लिखा हुआ है बट ये प्लेस खाली छोड़ दिया था उन्होंने, इस प्लेस को खाली छोड़ दिया था, गैप छोड़ दिया था, और गैप छोड़ के बोला था कि यहाँ एक फ्यूचर में कंपाउंड डिस्कवर होगा, है ना, तो एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसका प्रॉपर्टी किससे मिलेगा, अल्युमिनियम से मिलेगा। और इस एलिमेंट को जो इन्होंने नाम दिया था, इन्होंने नाम दिया था, यहाँ पे साइड पे हम लिख देते हैं, इन्होंने नाम दिया था इका अल्युमिनियम। क्या नाम दिया था, इका अल्युमिनियम, ठीक है। लेकिन बहुत अजीब बात है, इसके बारे में ज्यादा कुछ हम सर्च नहीं कर पाए, लेकिन ये इका वर्ड है ना, इका वर्ड संस्कृत से लिया गया है। इका किससे लिया गया है, संस्कृत से। अब एक बात बताओ, वो तो इंडियन था नहीं, ये इका वर्ड संस्कृत से क्यों लिया होगा, सोचने वाली बात है ना। अब उत्तर तो पता नहीं चला हमको, लेकिन सही बात है ये वर्ड संस्कृत से लिया गया है। इसका मतलब होता है इका मतलब एक, इका मतलब क्या होता है एक, ठीक है। अब ये जो इका अल्युमिनियम था, उनका कहना ये था कि अल्युमिनियम से मिलता जुलता ही एक एलिमेंट आएगा जो यहाँ पे फ्यूचर में रखा जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने संस्कृत से वर्ड। इसी तरह बोरॉन से मिलता जुलता एक एलिमेंट आएगा स्कैंडियम, है ना, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, इका बोरॉन। तो ये उस टाइम इस टेबल में नहीं था, लेकिन इस टेबल में उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इन फ्यूचर ये डिस्कवर होने के बाद आएगा। तो इनका पहला अचीवमेंट अगर हम बात करें तो ये प्रेडिक्शन था इन गैप्स पे जो एलिमेंट्स होंगे उनका, तो ये अचीवमेंट है। क्लियर, और अचीवमेंट तो है लेकिन ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला बात समझ में आया सबको। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, ठीक है। इसी टेबल में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आयरन के बाद क्या आ रहा है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद क्या आ रहा है निकेल। नॉर्मली इनका जो टेबल है, इनके टेबल का बेसिक पॉइंट ये है कि इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंजमेंट किया है, और एटॉमिक मास जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सब जगह देखो 1 के बाद 6, 6 के बाद 9, 10, 12, 14, 15, 18, लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेस पे देखो कोबाल्ट का मास जो है, कोबाल्ट का मास वो ऑब्वियस सी बात है निकल से क्या है, ज्यादा या कम है, ज्यादा है ना, कोबाल्ट का मास निकल से ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे टेलुरियम और आयोडीन, इसमें आप देख पा रहे होगे कि टेलुरियम का मास जो है आयोडीन से ज्यादा है, टी सिंबल जो दिया हुआ है, ठीक है।
अब इस पर्टिकुलर केस में बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर है या नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे इंक्रीजिंग है कि नहीं है? नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे मास डिक्रीज कर रहा है 58.93 और घट के हो गया 58.71। तो इनके बारे में ये भी अचीवमेंट में हम काउंट कर सकते हैं, रियल में ये ड्रॉबैक भी काउंट करते हैं हम लोग, दोनों जगह काउंट करते हैं। तो अचीवमेंट में ये काउंट कर सकते हैं कि इनका बेसिक रूल जो था ना, बेसिक रूल भले ही इन्होंने बनाया लेकिन इन्होंने इस बेसिक रूल को एकदम मतलब होता है ना कि ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। इनको लगा कि कोबाल्ट का प्रॉपर्टी किससे मिल रहा है, रोडियम से मिल रहा है या इरिडियम से मिल रहा है। कोबाल्ट का प्रॉपर्टी किससे मिल रहा था, रोडियम से और इरिडियम से। तो ये इसी कॉलम में इन्होंने रखा इसको कोबाल्ट को। और निकल का प्रॉपर्टी मिल रहा था पैलेडियम से और प्लैटिनम से, तो निकल को पैलेडियम और प्लैटिनम के साथ रखा। भले ही इनका ऑर्डर जो था बेसिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा था, एटॉमिक मास का रूल डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन ये जानते हुए भी इन्होंने इस ऑर्डर में रखा। और ये जो कोबाल्ट और निकल दिख रहा है ना, कोबाल्ट और आयोडीन, सॉरी कोबाल्ट और आयोडीन, इसका रियल मास भी करेक्ट इन्होंने नहीं किया है, यानी इसका जो एटॉमिक मास है इसमें करेक्शन इन्होंने किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये 3 पॉइंट जो हम बताए सबको समझ में आया होगा। पहला पॉइंट आपको ये बताया कि ये गैप छोड़ा गया था और डिस्कवरी होगा ऐसे एलिमेंट का, इसके बारे में प्रेडिक्शन किया गया। दूसरा पॉइंट आपको ये बताया कि कोबाल्ट और आयोडीन का जो मास है वो पहले गलत था, इन्होंने ही इस मास को करेक्ट किया कि कोबाल्ट और आयोडीन का मास क्या होगा। और थर्ड पॉइंट आपको ये बताया कि कोबाल्ट ये जो अरेंजमेंट है ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में है, लेकिन इस अरेंजमेंट को इन्होंने कोबाल्ट और निकल के केस में रिवर्स कर दिया या टेलुरियम और आयोडीन के केस में रिवर्स कर दिया। बस इसलिए रिवर्स किया क्योंकि उन्होंने देखा कि कोबाल्ट का प्रॉपर्टी रोडियम और इरिडियम से मिल रहा है और निकल का प्रॉपर्टी पैलेडियम और प्लैटिनम से मिल रहा है। यानी इनका जो टेबल है वो बेसिक पॉइंट इनका ये था कि सारे एक प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक साथ रखना है। एटॉमिक मास भले ही गड़बड़ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक जैसा प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट है तो उसको एक ग्रुप में रखना। क्लियर है पॉइंट ये? ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और आपको एक एक करके अचीवमेंट लिखवाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलो, तो पहला अचीवमेंट तो सिंपल सा बात है कि ये पहले पर्सन थे, ठीक है, to arrange all the elements known at that time into a separate groups। और ऐसे ग्रुप्स में इन्होंने अरेंजमेंट किया so that elements belonging to the same group have similar physical and chemical properties। यानी ये पहले पर्सन थे, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ। अचीवमेंट या एडवांटेज दोनों आ सकता है, ठीक है, तो दोनों सेम पॉइंट रहेगा। ये पहले पर्सन थे, इसके पहले भी अरेंजमेंट हुआ था लेकिन उस अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक था, तो यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि लेनिन लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल एंड प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। यानी उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था उसके बारे में प्रेडिक्शन कर दिया। जैसे इका बोरॉन स्कैंडियम के जगह पे, जैसे बोरॉन है, अल्युमिनियम है और ये वाला ब्लैंक है, ये वाला ब्लैंक है, दोनों ब्लैंक छोड़ दिया। तो यहाँ पे बोल दिया कि इस ब्लैंक पे आगे जाके इका बोरॉन है ना, स्कैंडियम इका बोरॉन के जैसा प्रॉपर्टी वाला कोई एलिमेंट आएगा। बाद में पता चला वो एलिमेंट स्कैंडियम आया। और इस गैप पे यहाँ पे भी लिख दिया कि अल्युमिनियम से मिलता जुलता प्रॉपर्टी वाला एक एलिमेंट आएगा, उसका नाम क्या दे दिया उन्होंने, गैलियम। तो फाइनली डिस्कवरी के बाद पता चला कि एग्जैक्टली सही बात है, ठीक है। और उसी तरह इका सिलिकॉन के नाम से जर्मेनियम। तो तीनों एलिमेंट आप याद रखिएगा कि किसके नाम से कौन था पहले, यानी स्कैंडियम का पहले नाम जो दिया गया था इका बोरोन था, इसके डिस्कवरी से पहले मेंडलीफ के द्वारा। ये तीनों आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो देखो इन्होंने पहले जो प्रॉपर्टी बताया था, जैसे इका अल्युमिनियम के बारे में क्या बताया था, पहले बता दिया था इसकी प्रॉपर्टी, है ना। बोला ये था कि इसका मास, एटॉमिक मास लगभग इतना के करीब होगा 68, और एग्जैक्टली मास क्या आया डिस्कवरी के बाद 69.7, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, ऑब्वियस बात है, ये चलेगा। उसके बाद बोला गया था कि इका अल्युमिनियम का जो फॉर्मूला होगा, मतलब अल्युमिनियम के जगह पे, अल्युमिनियम के जस्ट नीचे जो आएगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा E2O3, है ना। और जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो गैलियम का फॉर्मूला क्या हुआ, Ga2O3, ठीक है। और फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड भी बता दिया था। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड मतलब अगर ये जो गैलियम है यानी इका अल्युमिनियम, ठीक है, तो ये जब इसका जब फॉर्मूला लिखा जाएगा यानी इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला होगा ECl3, और फाइनली जब डिस्कवर हुआ तो GaCl3। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है,
क्लियर? चलो, दोनों अचीवमेंट हो गया। तीसरा आपको बता चुके ही करेक्टेड द मास ऑफ सम एलिमेंट, ठीक है, जैसे कोबाल्ट और आयोडीन का मास इन्होंने करेक्ट किया था। चौथा, नोबल गैस डिस्कवर्ड लेटर फाउंड न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग वन। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना? इसलिए अचीवमेंट है ना क्योंकि अगर नोबल गैस डिस्कवर हुआ और उसके बाद इनके ग्रुप में कहीं बीच में इंटर कर जाता, कहीं भी बीच में इंटर कर जाता, तो इनका पूरा टेबल इधर का उधर हो जाता और पूरा टेबल गड़बड़ हो जाता कि नहीं? लेकिन नोबल गैस डिस्कवर हुआ, नोबल गैस डिस्कवर हुआ, लेकिन नोबल गैस के डिस्कवरी के कारण इनके ग्रुप में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, इनका जैसा टेबल बना हुआ था वैसा ही टेबल बना रहा। ये नोबल गैस एक जैसा प्रॉपर्टी वाला साइड में अपना एक ग्रुप बना के आ गया। नोबल गैस सब जानते हो, नोबल गैस के बारे में सब जानते हो, ठीक है? एग्जाम्पल बताओ। हीलियम के बाद कौन आता है? आर्गन सर। नियॉन के बाद आता है आर्गन के बाद क्रिप्टन, रेडन, जेनॉन। उतना नहीं पता रखना है आपको, इतना जरूर पता रखना है, हीलियम, नियॉन और आर्गन, ठीक है? क्लियर है? चलो, नोबल गैस को एक और नाम से जानते हैं, कोई बता सकता है नोबल गैस को एक और नाम से क्या जानते हैं? कौन सा गैस? इनर्ट गैसेस। वेरी गुड, इनर्ट गैस, है ना? और ये रिएक्टिव होता है या नहीं होता है? सर नॉन रिएक्टिव होता है क्योंकि सर इसके आउटर मोस्ट सेल में सर 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है सर, जो इसका ऑक्टेट सर पूरा कर देता है। वेरी गुड, नॉन रिएक्टिव। सिर्फ इसको छोड़ के हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, एक बात बताओ, ये डिस्कवर बहुत लेटर हुआ, बहुत बाद में फाउंड किया गया नोबल गैस, क्यों? बहुत बाद में इसको फाउंड किया गया नोबल गैस को, क्यों? ऐसा क्यों किया गया? हेलो, आवाज आ रहा है सबको? क्लियर? यस सर। चलो, तो एक बात बताते हैं, आपको ऐसे पता होगा नोट करते हैं कि ये जो नोबल गैसेस है ना, बहुत बाद में फाउंड इसलिए हुआ क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं था। और नहीं रिएक्टिव है मतलब वो कंपाउंड ग्रुप से जो फॉर्म होते होंगे बहुत कम होंगे, और बहुत कम कंपाउंड फॉर्म होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये डिस्कवरी होने में भी इसका क्या होगा, बहुत ज्यादा डिले होगा। बात समझ में आया? क्योंकि जिसका कंपाउंड मिलेगा उसी में हम देख पाएंगे ना कौन सा एलिमेंट है कौन सा नहीं है। क्लियर? चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लिमिटेशन। तो मेनलिफ का क्या लिमिटेशन था? तो लिमिटेशन मतलब समझ रहे होगे, ड्रॉबैक, है ना? ऑब्वियस सी बात है, इतना अच्छा काम करने के बाद भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रह गया। लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट है कि उन्हीं का टेबल आज भी जो हम यूज करते हैं उन्हीं का टेबल है, उनके टेबल में बस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया गया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? और उस थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन में इस लिमिटेशन को ही दूर किया गया। तो लिमिटेशन में बात करें तो पहला लिमिटेशन उनके टेबल का ये था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना? तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये क्या हम बता देते हैं आपको, हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पे इस वाले टेबल में, सबको दिख रहा होगा हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोजन को रखा किस ग्रुप में गया है बता? फर्स्ट ग्रुप में। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है ना जिसका प्रॉपर्टी 7th ग्रुप वाले एलिमेंट से भी मिल रहा है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से मिल रहा है, ठीक है? और इसका प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट है ना उसको हम अल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है? इससे भी मिल रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब से भी मिल रहा है। तो बात है कि अगर इनका दोनों से प्रॉपर्टी मिल रहा है तो मेनली से ये क्वेश्चन पूछना वाजिब बनता है ना कि हम फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखें इसको, फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखें, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, यही सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक था जिसको आगे जाके हम लोग सॉल्व करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है? तो ये हो गया लिमिटेशन। लिमिटेशन ये था पाना कि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी था ग्रुप 1 से भी मिल रहा है और ग्रुप 7 से भी मिल रहा है, लेकिन इन्होंने ग्रुप 1 में रखा और विदाउट एनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है? अब यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूला लिख देते ताकि आप ये जान पाए कि ग्रुप 1 से अल्कली मेटल से कैसे प्रॉपर्टी मिल रहा था हाइड्रोजन का। जैसे अल्कली मेटल की बात करें तो अल्कली मेटल में कौन सा हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, और क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। अब ये सब अगर ऑक्साइड्स, इन सब का अगर ऑक्साइड्स बनाएंगे तो क्या बनेगा, Li2, है ना, और Na2, ठीक है, और K2। और वही अगर हम हाइड्रोजन का ऑक्साइड्स बनाए तो उसका क्या बनेगा, H2, जो वाटर होता है, ठीक है? उसी तरह 7th ग्रुप की बात करें तो 7th ग्रुप में फ्लोरीन गैस F2,
ब्रोमीन गैस Br2, क्लोरीन गैस Cr2, ठीक है। तो ये सब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोजन भी H2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। तो इसका प्रॉपर्टी दोनों से मिल रहा है, लेकिन इन्होंने रखा ग्रुप 1 में और विदाउट एनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो ये पहला लिमिटेशन था। दूसरी लिमिटेशन की बात करें तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, है ना। आइसोटोप्स आर द प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन दो दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब एक आइसोटोप्स का एग्जांपल लेते हैं। अब बताओ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, सब जानते होंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन जिसका मास 1 होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। इसका नाम क्या है, प्रोटियम, ठीक है। और एक और हाइड्रोजन हमको मिलता है नेचर में जिसका मास 2 होता है, इसका नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम, ठीक है। और एक और हाइड्रोजन मिलता है जिसका मास क्या होता है, 3, ठीक है। और इसका नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम। तो बात ये है कि ये 3 आइसोटोप्स है, लेकिन उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन को एक ब्लॉक में रखा था। तो obvious सी बात है, अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन 1 मास के बाद हाइड्रोजन का 2 मास आना चाहिए और उसके बाद हाइड्रोजन का 3rd मास आना चाहिए। लेकिन obvious सी बात है, इन्होंने इन तीनों को सेपरेटली ना करके तीनों को एक ही हाइड्रोजन के नाम से एक ही ब्लॉक में रख दिया, ठीक है। और जबकि तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंस है, लेकिन बोला तो ये जा रहा है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंजमेंट हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 1 वाला तो है, 1 वाला चलो हाइड्रोजन है, लेकिन 2 वाला और 3 वाला नहीं है। तो इसका जो रीजन है, इसका बहुत बड़ा रीजन तो यही है कि इस टाइम मेंडेलिव्स के टाइम में आइसोटोप्स को डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ था, लेकिन तब भी हम इसको ड्रॉबैक में काउंट करते हैं। सेकंड ड्रॉबैक ऑफ या सेकंड लिमिटेशन ऑफ मेंडेलिव्स। क्या ये सेकंड पॉइंट क्लियर है सबको? चलिए तो अब नेक्स्ट ड्रॉबैक देखते हैं, लिमिटेशन देखते हैं। नेक्स्ट है इरेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक मास। ये तो पहले ही हम बता चुके हैं, है ना। इरेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक मास मतलब जैसे कोबाल्ट को रख दिया गया था किसके पहले, बता, निकल के पहले। जबकि बोला गया है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखना है, तो कोबाल्ट पहले क्यों आ गया निकल के, या टेलोरियम जो है वो पहले क्यों आ गया आयोडीन के, ठीक है। तो इरेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक मास था कहीं कहीं पे, ठीक है। तो ये भी इनके ड्रॉबैक में काम कर रहा था। ये क्या था, इनका ड्रॉबैक में काउंट करेंगे इसको हम, या लिमिटेशंस में। लेकिन एक बात अच्छी है, which do not satisfy his law that element shows similar property when arranged in order of increasing mass। बात समझ में आया? लेकिन इनको अरेंज तो किया गया, इनको अरेंज किया गया इस ऑर्डर में नहीं था, इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में तो अरेंज नहीं किया गया, लेकिन तब भी इस टाइप से अरेंज जरूर थे। ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सबका क्या था, सिमिलर था, ठीक है। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है या लिमिटेशन है मेंडलिव्स के। क्लियर है तीनों पॉइंट? चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। इस पॉइंट को तो हम एक्सप्लेन कर ही चुके थे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको बता दिया गया है, वो स्क्रीनशॉट लिया गया है, ठीक है। चलो देखो फोर्थ जो इनका ड्रॉबैक था कि this table was based on atomic mass but modern experiments suggest that atomic number is more fundamental property। अच्छा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले पूछना चाहिए, कोई बता सकता है? चलो ठीक है, इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे क्या किया, इन्होंने टेबल बनाया। लेकिन मॉडर्न एक्सपेरिमेंट ये कहते हैं कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी से हम लोग क्या समझते हैं, कोई भी बता सकते हो? हेलो, आवाज आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो कोई भी बताइए फंडामेंटल प्रॉपर्टी से हम लोग क्या समझते हैं, कोई भी रिप्लाई कर सकते हैं। आयुषी, नेहा। So basic property for classification. बेसिक प्रॉपर्टी फॉर क्लासिफिकेशन। चलो ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी फॉर क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है, गुड। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और बताना चाहिए। एक्चुअल फंडामेंटल प्रॉपर्टी ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी ये होता है ना जो एक्चुअल में डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट हो। फंडामेंटल वो है जो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट हो, फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो। जैसे अगर आपकी बात करें, आपके क्लास में अगर नेम की बात करें, इनफैक्ट अभी भी हमारी क्लास में बात करें, अगर हम लोग अपनी क्लास को देखें तो हमारी क्लास में दो स्टूडेंट है जिनका नाम आयुषी है ना, ठीक है। अब बताओ, 2 स्टूडेंट है
जिनका नाम आईयूसी है। तो ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ आईयूसी नाम से पता तो नहीं चलेगा कि आखिर कौन है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के लिए एक फंडामेंटल अगर कुछ बात करें, फंडामेंटल कुछ है तो वो क्या है, रोल नंबर। आप लोग की क्लास के लिए मान लीजिए एक क्लास में 2 स्टूडेंट है, दोनों का नाम आईयूसी है, तो उसके लिए फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, रोल नंबर। क्योंकि रोल नंबर सेम नहीं हो सकता है, नाम तो सेम हो सकता है लेकिन रोल नंबर कभी भी 2 स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? तो उस टाइप की चीज को हम फंडामेंटल बोलेंगे, जो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग बताए। तो एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये मॉडर्न एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला, जो 2 एलिमेंट का कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर? ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या यूज करना चाहिए, एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक मास 2 एलिमेंट का सेम होता है क्या? एटॉमिक मास 2 एलिमेंट का सेम होता है, किसी को आइडिया है? सर हो सकता है। कैल्शियम का एटॉमिक मास बताओ कितना होता है, किसी को याद है तो? 40। और आर्गन का एटॉमिक मास कितना होता है? इसका भी क्या होता है, 40, है ना। तो दोज एलिमेंट विच हैज सेम एटॉमिक मास, है ना, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो, बताओ, आइसोबार, पढ़े हो ना, आइसोबार। तो आइसोबार के केस में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है ना, यस सर। और मास नंबर क्या होता है, ये सॉरी, एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार। अगर हम बात करें मेंडलिफ के टेबल की, तो ये भी एक ड्रॉबैक है, बट उसको हम लोग अभी काउंट नहीं किए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते आगे बढ़ते और देखते हैं मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर को, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इसको डिस्कवर किया गया था हेनरी मोसले के द्वारा, और इन्होंने डिस्कवर किया, लेकिन इससे भी ज्यादा नाम लिया जाता है, तब भी मेंडलीफ को हम लोग ज्यादा याद करते हैं। ये टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल के लिए हम लोग मेंडलीफ को ज्यादा याद करते हैं, ठीक है। फिर मेंडलीफ ने बना बनाया टेबल दे दिया था, है ना, सब कुछ अरेंज करके, मेहनत करके, एलिमेंट्स को एक एक करके पढ़ा, उसके फॉर्मूला को पढ़ा और उसके बाद दे दिया। इन्होंने बस एक बात करेक्शन किया कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास, ठीक है। और यही सबसे बड़ा इनका क्या है, अचीवमेंट है, ठीक है। अब देखो, इन्होंने क्लियर से पढ़ के पता चला है कि यहाँ पे अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हुआ होगा, ठीक। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ था, वो क्या था, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, और इसमें बस मास की जगह क्या आ गया बताओ, एटॉमिक नंबर, बस स्लाइड चेंज है और कुछ नहीं। यानी मेंडलीफ का लॉ और इसका लॉ, मोस्टली का लॉ, दोनों का सेम है, बस एटॉमिक मास को उन्होंने क्या से रिप्लेस कर दिया, एटॉमिक नंबर से, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा चेंजेस आया और टेबल हमारा एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बात हम याद रखेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरा पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि elements having same number of valence electrons are placed in the same group, thus elements in a group have similar properties। आपको पता होना चाहिए, या पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखो, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसको किसको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बता सकते हो कोई? The total number of electron present in the outermost orbit of the element. वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे सोडियम की अगर हम बात करें ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो KLM, इसमें आएगा K में आएगा 2, L में आएगा 8 और M में क्या आएगा 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वही हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की बात करते हैं तो 17 होगा, और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2, 8 और 7 लिखेंगे। और ये जो सारा जो प्रॉपर्टी है ना किसी भी एलिमेंट का, यानी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, यानी सबका हमने बोला मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अब हमको कोई आप लोग में से बताइए कि ये जो बाहर में इलेक्ट्रॉन है या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसी पे क्यों प्रॉपर्टी एलिमेंट का डिपेंड करता है, कोई बता सकता है? कोई भी, कि बाहर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसी पे क्यों एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है? प्रॉपर्टी मतलब कैसे कंबाइन करेगा, कैसे नहीं कंबाइन करेगा,
है ना? सर क्योंकि सर किसी भी सेल में सर जो सर फंडामेंटल जो है प्रॉपर्टी की इतना हम लोग रख सकते हैं सर 2n² के फॉर्मूला से। तो सर उसमें क्या होगा कि सर जो ये जो आउटर मोस्ट सेल में जो जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा सर वही सर ये करेगा कि रिएक्ट करने का और दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने का सर जो प्रॉपर्टी होगा उसको डिफाइन करेगा। गुड, चलो गुड। ठीक है आयुषी, बोलो तुम भी। क्योंकि वो अनस्टेबल है। क्योंकि वो अनस्टेबल है। चलो देखो, शॉर्ट में बहुत सिंपल सा आंसर की, वेरी गुड, है ना? एक्चुअल में पता है ये 1 है और ये 7 है ना, तो ये कंप्लीट नहीं है, स्टेबल नहीं है, पहली बात। और ये स्टेबल करने का तरीका इसको यही पता है कि हम क्या करें, जो भी स्टेबिलिटी का काम करेगा ये 1 और 7 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है ना वही करेगा। अब इसी में चेंजेस आएगा और ये स्टेबल कर जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो स्टेबल कर जाएगा, और ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है तो इस 7 के कारण ये 7 दे तो नहीं सकता है, तो ये कितना गेन करेगा बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और नॉर्मली जितने भी एलिमेंट्स है दुनिया में वो स्टेबिलिटी के लिए एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है? आप लोग भी दोस्ती करते हो ना, दोस्ती कब करते हो? दोस्ती आपका काम निकलता है किसी से तब करते हो ना। वैसे तो ऐसे भी हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो काम निकलता ही है, ठीक है ना? तो वही है, फ्रेंडशिप होता है या जो भी रिलेशनशिप होता है ना, हर चीज में स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। तो यहाँ जो है एलिमेंट्स भी उसी तरह स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने के लिए इनका सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट सेल पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं बताओ? और आउटर मोस्ट सेल में कौन है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इसी इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्लियर कट पता चल जा रहा है हमको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही किसी भी एलिमेंट का क्या डिपेंड कर रहा है? प्रॉपर्टी, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कि सेम ग्रुप में एलिमेंट्स है, अगर हम सेम ग्रुप में एलिमेंट्स को रखना चाहते हैं तो क्या सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखना चाहिए या नहीं? बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करेगा प्रॉपर्टी, है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्लियर है ना कि जो जिसमें सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम सेम ग्रुप पे रखेंगे। क्लियर है? चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलो आगे चलते हैं और पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि इन 18th एलिमेंट, है ना, ऑल एलिमेंट्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हीलियम। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? ये बात आपको याद रखना है कि बाकी सारे एलिमेंट जो है, बाकी सारी जो एलिमेंट है इनको कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? 8। बट बताओ हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, और ये स्टेबल है, ठीक है? ये बात याद रखना। इन मॉडल पीरियोडिक टेबल हमारे पास 18 कॉलम्स होंगे और ग्रुप्स कितने होंगे? 18 कॉलम्स होंगे जिसको हम ग्रुप्स बोलेंगे, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होंगे जिनको हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियड। अच्छा, मेनलिप्स के केस में ग्रुप कितना था, याद है किसी को? मेनलिप्स के केस में ग्रुप कितना था? 8, और उसमें से ए बी सब ग्रुप था, और पीरियड कितना था मेनलिप्स में? 6। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखिएगा, कंपेयर करके याद रखिएगा। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत काम करेगा हमारा, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अब देखिए ये आपका पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो बेसिक पॉइंट है वो बता देते हैं, क्योंकि देखे तो सब लोग होंगे, है ना? देखो हाइड्रोजन को थोड़ा सा उठा के रख दिया गया। हाइड्रोजन को देख रहे हो? थोड़ा सा हाइड्रोजन को देख रहे हो? हाइड्रोजन और लिथियम में गैप दिख रहा है, हीलियम और नियोन में गैप दिख रहा है? बताओ, नहीं दिख रहा है ना? ऐसा क्यों किया गया होगा? ऐसा गैप क्यों बनाया गया होगा? ऑब्वियस बात है, इसके बारे में अभी आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि मेंडलिप्स के टेबल में यही ड्रॉबैक था। मेंडलिप्स के पीरियोडिक टेबल में, एक मिनट, हाँ, मेंडलिप्स के पीरियोडिक टेबल में ये ड्रॉबैक था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसी को करेक्ट करके यहाँ पे रखा गया है। कभी कभी किसी पीरियोडिक टेबल में देखोगे इसको बीच में रख देता है, ठीक है? तो इसके बारे में आगे जाके स्टडी कीजिएगा डिटेल में। फिलहाल बस यहाँ पे ये जानना है कि हमारे पास जो ग्रुप है, जैसे ग्रुप 1 है, आप यहाँ पे एक चीज नोट करना, ग्रुप 1 है तो बताओ इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? बताओ,
1, 1, वेरी गुड। अच्छा ग्रुप 2 में 2, 2। अब इसके बाद जो ये ग्रुप आ रहा है ना, ये जो 3 to 12 आ रहा है ना, ये एक्चुअल में आपको नहीं पढ़ना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। जो आप बी पार्ट देख रहे थे ना, बी ग्रुप बी देख रहे थे मेन लिस्ट में, वही सारे हैं। तो इसको अभी नहीं पढ़ना है, तो इसको हम बात नहीं करते। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 13 ग्रुप का वैलेंसी बता सकते हो कोई? 3, 13 ग्रुप का वैलेंसी कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है, और उसके लिए क्या लिखेंगे? 3, वेरी गुड। अच्छा 14 ग्रुप का 4, 4, 10 minus 15. 15 का 5, 16 का बताओ 6, 17 का बताओ, 7, सॉरी 17 का कितना होगा? 17 का हो जाएगा 7। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछेंगे, चलिए। 18 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियस सी बात है, सारे के लिए 8 होगा, सिर्फ हीलियम के लिए क्या होगा? हीलियम के लिए 2, और बाकी सारे के लिए क्या हो जाएगा? 8। 8, अच्छा वैलेंसी भी सबको पता होगा, हम आपसे पूछना चाहते हैं। अच्छा वैलेंसी भी पूछ लेते हैं, चलो। इस केस में वैलेंसी का प्रोजेक्ट आइडिया ना सबको, ठीक है? इस वाले केस में बताओ वैलेंसी कितना होगा? 1। 1, 1, इस वाले में 2, सर 2, इस वाले में yes sir, 3। 3, अच्छा इस वाले में कितना होगा वैलेंसी? 4। 4, मेन है यहाँ 5। इसमें कितना होगा वैलेंसी? सर 3, वेरी गुड। और 2, इसमें वैलेंसी 2, 1, इसमें सर वैलेंसी 1, वेरी गुड। अच्छा कभी गलती से कोई पूछ दिया कि इनर्ट गैस का वैलेंसी बताओ तो, या नोबल गैस का? सर 0, वैलेंसी नहीं होगा सर, उसका वैलेंस लास्ट सेल में सर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ वैलेंसी 0, ये बात याद रखना, ठीक है? सब समझ रहे हो? यानी 2 चीज बताना था यहाँ पे, आपको बताना था वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये याद रखना नोबल गैस का वैलेंसी 0, 0 मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 0 है, यानी कंबाइन बहुत कम करेगा, रिएक्ट तो नहीं करेगा किसी के साथ। अच्छा यहाँ से हमको एक और चीज बताना, ये क्लियर है ग्रुप वाला फंडा? अब Yes. पीरियड दिख रहा है सबको? yes अच्छा sir, पहले पीरियड में बताना कि कितना सेल होगा? सिर्फ 1, एक सेल होगा। नंबर ऑफ सेल पहले पीरियड में कितना होगा? 1। 1, 1, सेकंड पीरियड में कितना सेल होगा? 2। सर के और एल, ठीक है? के और एल। थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे उनके लिए सेल कितना होगा? शेल्स, एल एल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी बता रहे हैं, फोर्थ सेल में क्या होगा? के एल LMN, एम एंड सो ऑन। समझ रहे बात को? yes sir, का मतलब 2 पॉइंट पता चला, एक है ग्रुप सॉरी, और दूसरा है पीरियड, ठीक है? एक हो गया ग्रुप और दूसरा क्या हो गया? पीरियड। तो ग्रुप बताता है आपको, ग्रुप बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप क्या बताता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना? और डायरेक्टली नहीं बताता है, ठीक है? इसके बारे में हम बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और पीरियड से आपको क्या पता चलता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ सेल्स। वेरी गुड, नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। क्लियर है? बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझ लेते हैं। चलो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए क्वेश्चन करने से पहले। तो थोड़ा सा हम टेबल बना रहे हैं, है ना? और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं सबको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आपको एटॉमिक नंबर कहाँ तक पता होना चाहिए? 20, कहाँ तक पता होना चाहिए? 20 तक, ठीक है? तो 1 एटॉमिक नंबर किसका होता है? हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, लिथियम, 4 बोरॉन, बोरॉन ना 4 बेरिलियम, 5 बेरिलियम, सही है ना? टेबल है हमारे पास, देख लो। बेरिलियम 5 boron है, अच्छा 5 बोरॉन है, 4 बेरिलियम है, ओके। चलो हम सही देखेंगे, ठीक है? एक मिनट, ठीक है? आप याद रखिएगा, ठीक है? 4 क्या है? सॉरी 4 है बेरिलियम, और 5 क्या है? 5 है बोरॉन। 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन। फिर उसके बाद तो सिंपल है, कार्बन, अपना कार्बन आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन, 7 नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा फ्लोरीन, नियोस, और फिर 10 पे आ जाएगा लियोन, ठीक है? 11 पे कौन आ जाएगा? सोडियम, हेलियम,
12 पे क्या आ जाएगा? Magnesium. वेरी गुड। 13 अल्युमिनियम, Aluminium. 14 सिलिकॉन, 15 बताओ? Phosphorus. फास्फोरस, हाँ फास्फोरस। 16 सल्फर, सल्फर, Sulfur. क्लोरीन, 17 क्लोरीन, क्लोरीन, 18 हो गया नियॉन के बाद आर्गन, और Potassium. Calcium. 19 पोटेशियम, और 20 कैल्शियम, Calcium. कैल्शियम। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसमें लिखते हैं 1, 1, इसमें 6 2, इसमें 2 और 2, 1, 1, 2, 2, 2 2 2, 3, 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। इतना आपको पता होना चाहिए, हमको पता है कि पता होगा बहुत लोगों को, लेकिन तब भी लिखते रहे 8, 1, ताकि 2, आपको 8, 2, पता है। 2 8 2, 8, 3, 2 2, 8 8, 4, 2 2, 8 8, 5, 2 8 2, 8, 6 6, 2 8 7 7, 2 8 8, 8, और यहाँ हो जाता है 2 8 8 8, 1, 1 और 2 8 8, 8, 8, 2. 8। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन कैसे आता है आपके एग्जाम में, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है तो इसको पता कर लो, है ना, और आपको याद रहना चाहिए एटलीस्ट 20 तक एटॉमिक नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आता है इस टाइप से। पूछा गया विच एलिमेंट हैज 2 सेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा एलिमेंट है जिसके पास 2 सेल है और दोनों सेल कंप्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से? बता सकते हो इसका नाम? कौन सा? Neon. नियॉन। ठीक है, वेरी गुड। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 2 सेल है, तो 2 सेल हमको पता है, एक मान लेते के, दूसरा क्या है एल, और के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है कंप्लीटली फुल 2, और एल में 8, 8, तो इसका मतलब देयरफॉर 10. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Atomic कितना हो गया? number. हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, ये हो गया 10, तो 10. एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 10. एटॉमिक नंबर 8, तो कौन सा एलिमेंट है? Neon. नियॉन। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। ठीक है, तो मतलब इसका Magnesium. वेरी गुड। तो आपके पास करना क्या है इस पर्टिकुलर केस में, सबको ऐड कर Atomic देना number है। find करना. हाँ वेरी गुड, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे, तो 2 + 8 + 2 कितना हो जाएगा? सॉरी 12 लिख रहे हैं, 12. 2 + 8 + 2 ये हो जाएगा 12, और 12 हो जाएगा, और जो एलिमेंट होगा वो होगा मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, अब बताओ विच एलिमेंट हैज अ टोटल ऑफ 3 सेल्स विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल्स। मतलब इस एलिमेंट के बाद टोटल कितने सेल है? 3, Silicon. के एल एम, वेरी गुड। और आउटर मोस्ट सेल दिया हुआ है, होल इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल मतलब जो बाहर वाला सेल है उसमें 4. कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो ऑटोमेटिकली जान जाए कि ये दोनों 8. कंप्लीट हुआ तभी तो। 2, 8. हाँ 2 8, यानी यहाँ पे हो जाएगा 14, और Atomic ये number 14. एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? एलिमेंट हो Silicon. जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है which element has twice as many electrons in its second cell as it is in first cell। मतलब बोल ये रहा है कि फर्स्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसका डबल है किसमें? सेकंड में। Carbon. हाँ वेरी गुड, कार्बन, है ना। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके पास 2 सेल है और फर्स्ट सेल में 2 है 2. और 2 का डबल 4, 4. यानी टोटल कितना हो गया? 6, Atomic number 6. तो ये हो गया कार्बन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, अब एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है, तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बस कुछ क्वेश्चन करते हैं और एंड करते हैं क्लास को। ठीक है, चलो देखो, अब देखो, अब है टेबल से रिलेटेड। टेबल से रिलेटेड में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट कर लेना है। जैसे नंबर ऑफ सेल्स जो होगा वो हमको क्या बताएगा? पीरियड। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर हम 10 प्लस करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा? ग्रुप, ग्रुप नंबर पता चलेगा। किसके लिए? जिसका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है। अगर एटॉमिक नंबर 10 से कम है, अगर एटॉमिक नंबर 10 से कम है
तो उसका ग्रुप कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2 करेंगे तो उसका ग्रुप पता चलेगा, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के। ठीक है, वो लग रहा है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो अब क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेम द एलिमेंट व्हिच बिलोंग टू सेकंड पीरियड एंड 15 ग्रुप। आपको एलिमेंट बताना है जो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, और ग्रुप कौन सा है? 15। ठीक है, अब बताओ इसमें पीरियड कितना है? सेकंड ना, तो पीरियड 2 है, तो सेकंड पीरियड मतलब कितना सेल बताओ? 2 cell. सेकंड, 2 cell. हाँ सेकंड पीरियड मतलब हमारे पास 2 सेल है। सेकंड पीरियड रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स 2 सेल्स, यानी हमारे पास 2 सेल्स है। ठीक है, तो बताओ कौन सा 2 सेल होगा? डायरेक्ट लिखते, ठीक है, एक हो गया K और दूसरा क्या हो गया बताओ? L. ठीक, अब दिया होगा 15th ग्रुप। अच्छा, ग्रुप क्या बता रहा है? ग्रुप बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप क्या बताता है बताओ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हम बताएं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालोगे? पहले देखो कि ये 10 से ज्यादा या 10 से कम है, तो 10 से ज्यादा है तो हमको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ग्रुप माइनस क्या करेंगे? ग्रुप माइनस 10 कर देंगे। यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलता है ना, अगर Yes, आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ग्रुप माइनस क्या करना होगा? नंबर ऑफ ग्रुप माइनस 10। तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया? 5. वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया 5। ये समझ में आ रहा है सबको कि 15 ग्रुप Yes, का sir. मतलब हो गया कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा कितना? 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब एल में कितना इलेक्ट्रॉन? एल में कितना इलेक्ट्रॉन? 5. 5। और के में कितना? 2. 2। तो बताओ देयरफॉर एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 7. Nitrogen. वेरी गुड, एटॉमिक नंबर हो गया 2 + 5 7, और मतलब एलिमेंट कौन सा है? 7 हो गया नाइट्रोजन। ये समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन सबको? इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेट आपके एग्जाम में मिलेगा गारंटी के साथ। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट हो चुका है और ट्रेन हम लोग देखेंगे। नेम द एलिमेंट व्हिच बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड 15 ग्रुप। आप लोग बताइए तो, मैसेज करो तो हमको, इस क्वेश्चन का आंसर मैसेज करो। ठीक है, चलिए देखिए, थर्ड पीरियड मतलब पीरियड हमको क्या बताएगा? सेल बताएगा, डायरेक्ट कर देगा क्या? बताओ, थर्ड पीरियड बता रहा है सेल कितने हैं? 3, तो के एल एम नंबर ऑफ सेल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 15 ग्रुप हमको क्या बता रहा है? Balance. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 5. ठीक है, और उसके बाद बचा 8. क्या? 8 और 2। अब बस सबको ऐड कर दो तो एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, और एटॉमिक नंबर निकलेगा 2 + 8 + 5 और दैट इक्वल टू 15। और 15 किसका होता है? फास्फोरस। Phosphorus. Phosphorus. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में आगे जाते हैं तो क्या होता है ना, साइज बढ़ता है या साइज घटता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको एक बात बता रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, इस टेबल को देख के हमको पता चलता है साइज बढ़ रहा है या घट रहा है कि नहीं। जैसे हाइड्रोजन के बाद लिथियम आया, लिथियम के बाद सोडियम आया, सोडियम के बाद पोटेशियम आया, तो जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ रहा है सर। बढ़ेगा, है ना। तो बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, है ना, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे सारा कुछ, जितना भी आपको पढ़ना है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहा है इस कारण से। ठीक है, और इधर जा रहे हैं तो, इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? इस तरफ मूव कर रहे हैं तो डिक्रीज कर Same रहा है। रह रहा है. Same. नहीं, सेम नहीं रहता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टॉप करते, एक और क्लास और कंप्लीट हो जाए पूरी तरह से पीरियोडिक हाँ. टेबल, और कल मैथ्स का क्लास होगा। हाँ बोलो।